ब्लैक मैजिक कुछ लोग मानते हैं सिर्फ एक अंधविश्वास है। जो लोग इसे फेस कर चुके हैं उनके लिए ये मजाक नहीं होता। मैं जो कहानी बताने जा रही हूँ वो हिमाचल प्रदेश के सोलन की है। एक रियल इंसिडेंट, एक लड़की और एक नदी के पास मिला हुआ शीशा। और उस शीशे को हाथ लगाने के बाद उस लड़की के साथ जो भी हुआ वो सुनकर शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या सच में कुछ चीजें इंसान को बुलाती हैं। अगर आपको रियल इंडियन हॉरर केसेस, ब्लैक मैजिक स्टोरीज और अनएक्सप्लेन्ड इंसिडेंट देखना पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपके पास भी कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है, स्क्रीन पर जो ईमेल दिया है वहाँ पे आप भेज सकते हो सकता है अगली कहानी आपकी हो। तो चलिए शुरू करते हैं सोलन की वो कहानी जहाँ सब कुछ नॉर्मल था जब तक एक मिरर नहीं मिला। हिमाचल प्रदेश सोलन के पहाड़ी इलाके जहाँ सुबह धुंध धीरे धीरे पेड़ों के बीच से उठती है और शाम को सूरज पहाड़ों के पीछे छुपते ही हवा का रंग बदल देता है। वहीं एक छोटा सा गांव है। टूरिस्ट मैप में उसका नाम शायद ही मिल पाए, लेकिन उस गांव के पास बहने वाली नदी का कोई ऑफिशियल नाम नहीं है। गाँव वाले उसे अपनी बोली में बोलते हैं सोडा सी नदी। पानी बिल्कुल साफ, पत्थर सफेद, ऊपर झुकते हुए देवतर के पेड़। दिन के वक्त अगर कोई वहाँ पे खड़ा हो तो उसे लगेगा जैसे दुनिया में इससे ज्यादा शांत जगह हो ही नहीं सकती। लेकिन हर जगह की तरह इस गांव का भी एक दूसरा रूप है। गांव के बुजुर्ग बचपन से ही एक चीज बोलते हैं, नदी के पास दोपहर के बाद मत रुकना और शाम के बाद तो बिल्कुल नहीं। ये कोई मजाक नहीं था, ना ही कोई फिल्मी डायलॉग, ये एक वार्निंग थी। बच्चे जब छोटे थे उनको डराने के लिए नहीं, बच्चों के लिए ये बात बोली जाती थी। लेकिन वक्त बदला, नई जनरेशन को लगा ये सब एक अंधविश्वास है। उनके लिए ये नदी एक फोटो स्पॉट थी, इंस्टाग्राम रील के लिए बैकग्राउंड, नेचर का एक सुंदर फ्रेम। उन्हें नहीं पता था कि कभी कभी कुछ चीजें इतनी शांत इसलिए होती है क्योंकि वहाँ कुछ डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और एक दिन दो लड़कियां सिर्फ फोटोज लेने के लिए उस नदी तक पहुँच गए और उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो वहाँ सिर्फ तस्वीर नहीं खींचने वाली बल्कि कुछ ऐसा छू लेंगे जो उन्हें छूना नहीं चाहिए था। उस दिन सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। दिसंबर की हल्की हल्की ठंड, पहाड़ों की हवाओं में वो नमी, ना ज्यादा धूप ना ज्यादा अंधेरा। आरोही सुबह से घर पर थी। दोपहर के आसपास उसकी बेस्ट फ्रेंड मेघा उसके घर आई। दोनों बचपन से साथ पली बड़ी थी। एक दूसरे के घर आना जाना बिल्कुल नॉर्मल बात थी। मेघा ने एंटर करते ही बोला, आज वेदर कितना एस्थेटिक है, चल नदी के पास फोटोज लेने चलते हैं। आरोही ने पहले थोड़ा सोचा, उसको दादी की बात याद थी, सोडा सी नदी के पास अकेले मत जाना। लेकिन दोपहर का टाइम था, दिन का उजाला और दोनों साथ थी। उन्होंने सोचा दिन में क्या ही हो जाएगा, और इसी सोच ने एक कहानी शुरू कर दी। दोनों ने शॉल ली, फोन उठाया और हंसी मजाक करते हुए चल पड़ी। रास्ता ज्यादा दूर नहीं था, पेड़ों के बीच से एक पतला सा कच्चा रास्ता नीचे उतरता था। जैसे जैसे वो नदी के पास पहुंच रही थी हवा जैसे ठंडी लगने लगी। अजीब बात ये थी कि आसपास बिल्कुल आवाज नहीं थी, ना पक्षियों की चीख, ना पेड़ों की खरखर, सिर्फ पानी का हल्का सा बहना। दोनों ने वहाँ पे पहुंचकर नॉर्मल फोटोज लेना शुरू किया। कभी पत्थर पर बैठकर पोज, कभी पानी के किनारे खड़े होकर स्लो मोशन वीडियो, कभी एक दूसरे के कैंडिड शॉट्स। मेघा ने आरोही से बोला, ये वाली फोटो काफी मस्त आई है, वेट जूम करके देखते हैं। दोनों एक पत्थर पर बैठकर फोन में फोटोज देखने लगे। एक फ्रेम पर आरोही का पोज बिल्कुल परफेक्ट था, पीछे नदी, पेड़, हल्का सा सनलाइट का रिफ्लेक्शन। लेकिन जूम करते ही मेघा रुक गई। उसने बोला, ये क्या है पीछे? फोन स्क्रीन पर आरोही के राइट साइड के पीछे पहले लगा पानी का रिफ्लेक्शन होगा, वो पानी नहीं था, वो एक छोटा सा शीशा था। दोनों उठकर उस जगह के पास गए। पत्थर के बीच एक छोटा गोल मिरर पड़ा था। मिरर बिल्कुल साफ था, आसपास की मिट्टी भी जैसे हाथ से हटाई गई हो। मिरर के पास दो बूंद तेल की जो पत्थर पे अलग से चमक रहे थे। एक काला धागा जिसे घुमा कर रखा गया था, एक छोटा सा काला कपड़ा और मिरर के कोने पे एक पतली सी दरार, और उस दरार के पास धागे का एक टुकड़ा अटका हुआ था। सब चीजें रैंडम नहीं लग रही थी। वो कचरा नहीं था, वो किसी रिचुअल के बाद छोड़ा हुआ सामान लग रहा था, जैसे किसी ने जानबूझ कर रखा हो। और सबसे अजीब बात, मिरर ऐसे एंगल पर था जैसे कोई चाहता हो कि वो पास के खड़े इंसान का रिफ्लेक्शन पकड़े। आरोही ने धीरे से बोला, ये यहाँ कैसे आया? मेघा, जो थोड़ी एडवेंचरस टाइप थी, हल्की सी हंसी के साथ बोली, अरे यार शायद किसी ने प्रैंक किया होगा। और बिना सोचे उसने मिरर को हाथ लगा लिया, सिर्फ एक सेकंड के लिए। उंगलियों से हल्का सा टच करा। उस मोमेंट पर कुछ ड्रामेटिक नहीं हुआ, कोई हवा तेज नहीं चली, लेकिन मेघा ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। मेघा ने धीरे से कहा, अजीब सा ठंडा है, बर्फ जैसा नहीं, जैसे कोई चीज जिंदा हो और उसका टेम्परेचर अलग हो। दोनों ने एक दूसरे को देखा।
एक सेकंड के लिए ऑकवर्ड साइलेंस हुआ, फिर मेघा ने हंसी में उड़ा दिया। चल यार, ओवरथिंक मत कर। उन्होंने वहाँ और कुछ नहीं छुआ, बस वापस मुड़ गए। उन्हें नहीं पता था कभी कभी गलती करने के लिए किसी चीज को उठाना जरूरी नहीं होता, कभी कभी छू लेना ही काफी होता है। उस दिन नदी से वापस आने के बाद सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। मेघा ने बस घर पहुंचकर इतना कहा, मुझे थोड़ी थकान लग रही है। उसकी मम्मी ने सोचा शायद ठंड है, बाहर घूम कर आई है, थक गई होगी। शाम को उसने डिनर भी ठीक से नहीं करा, बोलने लगी पेट अजीब सा लग रहा है। रात को जल्दी सोने चली गई। सबको लगा वेदर का इफेक्ट है। सुबह जब मेघा उठी, उसका चेहरा हल्का सा लाल था। मम्मी ने हाथ रखा उसके माथे पर। गरम बुखार था, ज्यादा नहीं, इसलिए क्रोसिन दे दी। दोपहर तक फीवर थोड़ा कम हुआ, सबने रिलीफ की सांस ली। लेकिन शाम होते होते बुखार वापस से आ गया, और इस बार थोड़ा ज्यादा। अब मेघा का चेहरा सफेद पड़ने लगा था, आंखों के नीचे हल्का सा नीलापन, बॉडी में अजीब सी ठंड। वो कंबल ओढ़ के बैठी रहती और फिर भी कहती मुझे ठंड लग रही है। रूम नॉर्मल टेम्परेचर पर था, बाकी सबको गर्मी लग रही थी, लेकिन मेघा का हाथ पकड़ते थे जैसे बर्फ छू रहे हो, और माथा बिल्कुल गर्म। 2 दिन और बीत गए, बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कभी 101, कभी 102, कभी अचानक से 99 पर आ जाता, फिर शाम को वापस बढ़ जाता। लेकिन एक अजीब बात थी, मेघा कभी भी ब्लैंक हो जाती थी, सीधे दीवार की तरफ देखते रहना, जैसे किसी को देख रही हो। उसकी मम्मी पूछती क्या देख रही है, वो धीरे से बोलती कुछ नहीं, बट उसकी आंखें कुछ और बता रही होती थी, जैसे वो कुछ देख रही हो। तीसरी रात लगभग 2 बजे, घर में सब सो रहे थे। अचानक मेघा अपने बिस्तर पर बैठ गई, आंखें खुली हुई, रूम में बिल्कुल अंधेरा, सिर्फ बाहर से हल्की सी चांद की रोशनी। उसकी छोटी बहन ने देखा कि मेघा दीवार की तरफ देखकर कुछ धीरे धीरे बड़बड़ा रही है, मैं नहीं आऊंगी, तुम जाओ। फिर धीरे से, मैं नहीं आऊंगी। उसकी आवाज नॉर्मल नहीं थी, ना पूरी नींद में ना पूरी होश में। बहन ने मम्मी को बुलाई, फिर मम्मी आई, फिर मम्मी ने तेज से हाथ पकड़ा और बोला मेघा। उसने धीरे से गर्दन घुमाई और उसकी आंखों में डर था। मेघा धीरे से बोली वो शीशे में है। रूम में कोई शीशा नहीं था, बस अलमारी में एक छोटा सा ग्लास पैनल। मम्मी ने पूछा कौन सा शीशा? मेघा बोली वही नदी वाला। मम्मी फ्रीज हो गई, उन्हें नहीं पता था कि नदी पर क्या हुआ है। मेघा ने कभी डिटेल में बताया ही नहीं था, बस बोला था फोटो लेने गए थे। उस रात मेघा को तेज उल्टी हुई, बॉडी और ज्यादा वीक पड़ गई। और सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करने वाली चीज थी कि वो बार बार एक ही लाइन बोल रही थी, उसने मुझे देखा था, वो मुझे बुला रहा है। चौथा दिन, मेघा खाना ऑलमोस्ट छोड़ चुकी थी, टेस्ट नहीं लग रहा था। कभी कभी अचानक हंसी, कभी कभी बेवजह आंसू, और सबसे डिस्टर्बिंग बात, वो शीशे से बचने लगी। घर में जो ड्रेसिंग मिरर था, उसके पास से गुजरते हुए आंखें नीचे करके चलती थी। एक बार गलती से उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा, वो तुरंत हट गई और धीरे से बोला वो मेरे पीछे खड़ा है, लेकिन रूम में कोई नहीं था। अब घर वाले टेंशन में आ चुके थे, मेडिसिन का कोई असर नहीं हो रहा था, टेस्ट नॉर्मल निकल रहे थे, डॉक्टर भी काफी ज्यादा कंफ्यूज थे। पर मेघा के जो बिहेवियर में चेंज आ रहा था, वो फिजिकल इलनेस की वजह से नहीं लग रहा था। वो डर रही थी, जैसे कोई उसके आसपास हो, जैसे कोई उसे देख रहा हो। और सबसे अजीब बात, उसने एक दिन सीधा मम्मी से कहा उस दिन नदी के पास जो मिरर था, वो किसी ने छोड़ा नहीं था, वो किसी का इंतजार कर रहा था। बुखार अब सिर्फ बुखार नहीं रहा था। दिन में मेघा थोड़ी नॉर्मल लगती, वीक थी लेकिन मैनेजेबल। असली चीज शुरू होती थी रात को। रात के लगभग 1:40 पर बाहर हवा तेज चल रही थी। घर के आसपास जंगल था, कभी कभी हवा में पेड़ों के पत्ते की घिसने की आवाज आती थी। पर उस रात आवाज कुछ और थी। मेघा ने अचानक से अपनी आंखें खोली, रूम में अंधेरा था, और फिर एक आवाज आई, ठप। एक हल्की सी आवाज, जैसे किसी ने लकड़ी पर पैर रखा हो। फिर आवाज आई, ठप ठप, जैसे कोई धीरे धीरे छत पर चल रहा हो। उनके घर की छत सीमेंट की थी, वहाँ पे कोई ऐसे कैजुअली चल नहीं सकता था। मेघा ने सोचा शायद कोई बिल्ली होगी, लेकिन फिर आवाज में रिदम आया, जैसे कोई चल नहीं रहा हो, जैसे कोई गिनती कर रहा हो। अगली बार, इस बार मेघा ने सोच लिया था अगर आवाज आई तो मम्मी को जगा देगी। रात के लगभग 2 बजे फिर वही हल्का सा वाइब्रेशन, और फिर छत पर चलने की आवाज आई। इस बार कदम तेज नहीं थे, बिल्कुल मेजर्ड, जैसे कोई घर के ऊपर गोल गोल घूम रहा हो। मेघा का गला सूख गया, उसने फटाफट अपनी मम्मी को जगाया। माँ, छत पर कोई है। मम्मी ने बिल्कुल ध्यान से सुना, कुछ भी नहीं, कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ हवा की आवाज। दूर कुत्ते भौंक रहे थे। उसकी मम्मी ने कहा
तुम्हारा वहम है, सो जाओ। पर मेघा जानती थी वो वहम नहीं था, क्योंकि जब मम्मी लेट कर वापस सो गई, आवाज फिर आई और इस बार करीब से, जैसे बिल्कुल उसके सिर पर कोई खड़ा हो। तीसरी रात सबसे खतरनाक थी। बुखार 102 पर था, बॉडी वीक पर नींद टूट गई। और इस बार आवाज चलने जैसी नहीं थी, आवाज नाचने जैसी थी, जैसे कोई घुंघरू के बिना छत पर नाच रहा हो। रात के 2 बजे मेघा की सांस तेज हो गई। उसने ब्लैंकेट और कस के पकड़ लिया और उसको लगा आवाज शायद रुक गई है। अचानक से बिल्कुल साइलेंस हो गया, 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, और फिर हल्की सी एक खरोचने की आवाज, जैसे छत के किसी कोने पर कोई नाखून घिस रहा हो। घर में 4 लोग रहते थे, लेकिन आवाज सिर्फ मेघा को सुनाई देती थी। एक रात उसने रिकॉर्ड करने की कोशिश की, फोन उठाया, वॉइस रिकॉर्ड ऑन किया, छत की तरफ फोन उठाया, और उसी वक्त आवाज बंद, जैसे किसी को पता चल गया हो कि वो रिकॉर्ड हो रहा है। एक रात मेघा ने हिम्मत करके धीरे से खिड़की का पर्दा हटाया, सोचा देख लेती हूँ छत का कॉर्नर। पर खिड़की का छत सीधा नहीं दिखता था, सिर्फ ऊपर का आसमान, अंधेरा, ठंडी हवा। और फिर उसने महसूस किया जैसे कोई उसको ऊपर से देख रहा हो। सिर्फ महसूस, देखा नहीं, पर प्रेजेंस फील हुई, जैसे कोई छत के एज पर खड़ा हो और नीचे झांक रहा हो। उसकी हार्ट बीट कंट्रोल से बाहर हो गई और उस रात उसने पहली बार धीरे से कहा, वो मुझे लेने आया है। सुबह जब मम्मी ने मेघा को देखा, उसकी आंखों के नीचे गहरा कालापन था। पर सबसे अजीब बात, मेघा ने कहा, माँ कल रात वो ऊपर नहीं था, वो नीचे आ गया था। रूम में सब चुप हो गए। मेघा बोली, वो मेरे बेड के पास खड़ा था, लेकिन मैंने आंखें नहीं खोली। अब कहानी सिर्फ बुखार और आवाजों की नहीं रही, अब कुछ अंदर आ चुका था। और सबसे खतरनाक चीज, वो सिर्फ रात को नहीं, अब दिन में भी महसूस होने लगा था। मेघा की कंडीशन देख के सब लोगों को टेंशन हो चुकी थी। डॉक्टर की मेडिसिन काम नहीं आ रही थी, बुखार बार बार वापस आता वापस जाता, रात को आवाजें, दिन में अजीब सी बेचैनी। लेकिन घर में अब भी इसे बुखार का साइड इफेक्ट समझ रहे थे, तब तक जब तक दादी को नहीं बताया गया। दादी शांत स्वभाव की थी, ज्यादा रिएक्ट करने वाली नहीं थी। पर जैसे ही उन्होंने नदी, शीशा, काला धागा और तेल की बातें सुनी, उनका चेहरा बदल गया। वो चुप हो गई, बिल्कुल चुप। फिर धीरे से बोली, तुम लोगों ने उस सामान को हाथ लगाया था? प्रिया ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। दादी ने तुरंत हाथ जोड़ लिए, जैसे कुछ याद आ गया हो। उन्होंने सीधा कहा, वहाँ पहले भी ऐसा कुछ हो चुका है। दादी ने बताया, उनकी जवानी के टाइम से गांव में एक बात चलती आ रही थी। नदी के पास कभी कभी कुछ सामान मिलता था, जैसे छोटा सा आईना, तेल, काला धागा, कभी कभी लाल सिंदूर के निशान। लोग उसे छूते नहीं थे, क्योंकि माना जाता था ये सामान बंधन का होता है, किसी का नाम लेकर किया गया काम, या तो किसी को बुलाने के लिए या किसी को बांधने के लिए। दादी ने सीधा एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन उन्होंने बोला, जब कोई अपनी इच्छा पूरी करने के लिए दूसरे इंसान की एनर्जी यूज करता है, तो उसका एक माध्यम चाहिए होता है, जैसे मिरर रिफ्लेक्शन के लिए, तेल एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए, काला धागा बांधने के लिए। और अगर कोई गलती से उस चीज को छू ले, तो जिस नाम से काम किया गया था वो नाम बदल सकता है। रूम में सबका गला सूख गया। प्रिया ने धीरे से बोला, पर दादी वहाँ पे मेरा नाम तो नहीं लिया गया होगा? दादी ने उसकी आंखों में सीधा देखकर कहा, नाम लेने की जरूरत नहीं होती, एक टच ही काफी है। उस रात घर में किसी को नींद नहीं आई। सबको एक चीज समझ आ चुकी थी, ये सिर्फ एक बुखार नहीं है। अगली सुबह फैसला हुआ, मेघा को मंदिर ले जाएंगे। सोलन के पास एक पुराना मंदिर था, छोटा सा, पहाड़ी के ऊपर बना हुआ। सुबह 10 बजे का वक्त था, धूप निकली हुई थी, सब नॉर्मल लग रहा था। मेघा का उस टाइम बुखार थोड़ा कम था, पर उसका चेहरा अजीब शांत था, थोड़ा ज्यादा शांत। जैसे ही वो गेट के मंदिर के पास पहुंची, उसने 1 सेकंड के लिए रुककर अंदर देखा और उसका हाथ ठंडा पड़ गया। और उसने धीरे से बोला, मैं अंदर नहीं जा सकती। लेकिन उसकी मम्मी ने जोर दिया, बोला सिर्फ 5 मिनट के लिए। जैसे वो मंदिर के अंदर कदम रखती है, उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया, जैसे उसके शरीर का सारा खून निकाल दिया गया हो। और तुरंत उसे उल्टी होने लगी, तेज, लगातार। मंदिर के बीच में फिर उसकी आंखें उलट गई और वो बेहोश हो गई। मंदिर के पुजारी ने मेघा को देखा, उन्होंने तुरंत उसकी कलाई पकड़ी और कुछ सेकंड्स के लिए चुप हुए। फिर सीधा बोला, इसने कुछ छुआ है। दादी ने हाँ में सिर हिलाया। पुजारी ने उसे बैठाया, मंत्र शुरू किया। कलाई पर एक नया धागा बांधा गया, लेकिन इस बार कोई सिंपल धागा नहीं। धागा बांधते वक्त कोई स्पेसिफिक मंत्र बोला गया। मेघा बेहोश थी, लेकिन उसकी सांसें तेज हो रही थी, जैसे कोई अंदर से रेजिस्ट कर रहा हो। 15 मिनट बाद उसकी आंखें खुली और पहली बार 3 दिन में उसने सीधा कहा, वो गुस्सा है। रूम फ्रीज हो गया। मम्मी ने पूछा, कौन? मेघा ने धीरे से कहा, जिसने मुझे बुलाया था। उस दिन के बाद 3 दिन तक मेघा बिल्कुल चुप रही। बुखार धीरे धीरे कम हुआ, मेडिसिन भी चल रही थी, पर जो सबसे अजीब था, रात को चलने वाली आवाज बंद हो गई।
आज 2 साल हो चुके हैं। मेघा नॉर्मल लाइफ जी रही है, कॉलेज जाती है, फ्रेंड से मिलती है, सब ठीक लगता है। लेकिन कुछ चीजें कभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई। कभी कभी उसे सपना आता था, वही मिरर, वही दरार, और उस दरार में से कोई देख रहा होता था। कभी रात को उसे महसूस होता था कि छत पर कोई रुक कर खड़ा हो, चलता नहीं लेकिन बस खड़ा। और सबसे बड़ी बात, वो आज भी मिरर देखने से बचा करती है। रूम में बड़ा आईना नहीं रखती, सेल्फी लेते वक्त अपना रिफ्लेक्शन चेक नहीं करती, और नदी के पास वो कभी दोबारा नहीं गई, कभी नहीं। अब सवाल ये है कि वो मिरर अगर किसी और के नाम का था, तो जिसने उसे रखा था वो किसी का इंतजार कर रहा था। ब्लैक मैजिक पर बिलीव करना या ना करना ये पर्सनल चॉइस है, लेकिन एक सिंपल सवाल का जवाब आज तक क्लियर नहीं हुआ। मिरर वहाँ किसने रखा था और क्यों? अगर वो सिर्फ एक रैंडम सामान था तो इतना परफेक्टली अरेंज्ड क्यों था? और सबसे अजीब बात, जब मेघा ने उसे हाथ लगाया मंदिर के बाद वो ठीक हो गई, हाँ, लेकिन पूरी तरह नहीं। आज भी उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। और अगर किसी चीज को हम सिर्फ इमेजिनेशन बोल के इग्नोर कर देते हैं, तो क्या वो चीज खत्म हो जाती है या सिर्फ चुप हो जाती है? सोलन के उस पहाड़ी इलाके में आज भी लोग उस नदी के पास नहीं जाते। आज भी अगर कोई वहाँ पे मिरर पड़ा हो तो लोग उसे छूते नहीं, क्योंकि उनके लिए ये सुपरस्टिशन नहीं, एक एक्सपीरियंस है। अब मैं तुम्हें जेन्युइनली पूछना चाहती हूँ, तुम क्या बिलीव करते हो? क्या ये सिर्फ एक बुखार और डर का कॉम्बिनेशन था, या सच में किसी ने बंधन किया था? और अगर वो मिरर किसी और के नाम का था, तो क्या मेघा गलत वक्त पर गलत जगह थी? कमेंट में अपना ऑनेस्ट ओपिनियन लिखो, मैं सब पढ़ती हूँ। और अगर तुम्हारे पास भी कोई रियल अनएक्सप्लेन या ब्लैक मैजिक से रिलेटेड स्टोरी है तो मुझे जरूर लिख कर भेजो, क्योंकि हो सकता है अगली कहानी तुम्हारी हो।